हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आज दूसरा लेक्चर है। कॉलेजे की कुछ प्रॉब्लम्स थे कॉलेजे या फिर कॉलेजे की यह देखना था मुझे कि बच्चे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कुछ क्लासेस, एक दो क्लास सामाजिक विज्ञान के लिए गए, अब आज से कंटिन्यू होंगे। हम वादा करते हैं आपसे कि अब एक एक चीज़ हम लेते चलेंगे। जैसे कि हम उसमें बच्चों का कमेंट भी आया था बाबर वाले में कि बच्चे से हमने पूछा भी था कि बताइए किस तरह पढ़ाया जाए आपको। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर एक एक शासक को लेते चलिए और इस तरह हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम यही चाहते हैं बेटा कि इस तरह आप पढ़ोगे ना तो आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर जितने भी आप एग्जाम देते हो, कल ये पीसीएस तक के एग्जाम आप क्लियर करोगे। बता रहे हैं ना, बहुत अच्छे खासे एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम को आप क्लियर करोगे। डीएलएड, सुपर टेट, टेस्ट, सी टेट, ये तो आसानी से क्लियर होगा। और जिस बात को हम बताते हैं ना, आप उसको नोट करते हुए चलिए और अच्छा लगेगा। हमने कुछ इसमें पहल भी स्टार्ट करेंगे एक अगले वीडियो से। पहले आपकी राय ले लें क्योंकि इसमें हम कुछ जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि आपको आज हुमायूं के बारे में बताने वाले हैं, तो हुमायूं के बारे में बताएंगे इसमें कुछ। और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि लास्ट में जब आपका यह जैसे कोई भी लेक्चर है चल रहा है, जब लास्ट में फिनिश होगा तो उसमें कुछ ऐसा वर्ड, मतलब ऐसे टॉपिक को हम जोड़ देंगे जैसे कि पूरा युद्ध ही आपको बता दिया जाए। आपको पूरा जितने भी आईएनसी की अध्यक्षता हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्यों ना उसके पूरे अध्यक्ष को बता दिया जाए, कब कब अध्यक्षता हुए, जैसे गांधी जी ने कब किया, ठीक, कब कब क्या किया। मतलब कुछ एक मतलब कि जेन्युइन पॉइंट, एक यूनिक टॉपिक आपको लास्ट में, जैसे यह तो चल रहा है टॉपिक आपका, लास्ट में एक यूनिक टॉपिक आपको बता दिया जाए छोटा सा, जो कि आपके बहुतों एग्जाम में आता है। तो बताइएगा आप लोग, अगर ऐसा उचित होगा, अगर ऐसा आप कहेंगे, सलाह देंगे तो हम करेंगे जरूर ऐसा, क्योंकि हमारा भी इच्छा यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको सिखा सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हुमायूं के बारे में। दोस्तों, जो बच्चे पिछले क्लास नहीं देखे हैं बाबर वाला, वो देखें। और आप इतना ज़्यादा पसंद किए उसे, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना प्यार आप देते हैं इस चैनल को, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, बस समझिए आपको फ्री क्लासेस इसी वजह से प्रोवाइड करने का मन करता है। अगर आप अच्छे व्यूज़ लाते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो आगे क्लास भी लेने का मन करता है, वरना नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप लोग करेंगे, हमें पता है। जो बच्चे हैं पुराने, सारे बच्चे देखेंगे। यह एक एग्जाम के लिए नहीं, सारे एग्जाम के लिए। दोस्तों, आप यह नहीं कहेंगे कभी कि सर टेट के लिए क्लास बताइए, टेट के लिए हिस्ट्री अलग से लगाइए। हिस्ट्री मतलब हुमायूं, अब हुमायूं ही तो रहेगा। टेट में पूछेगा तब भी हुमायूं रहेगा, सुपर टेट में पूछेगा तब भी हुमायूं रहेगा। ठीक, मतलब वही तो रहेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपका नाम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। तो हुमायूं ही रहेगा ना। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए और आपका बिल्कुल शानदार तरीके से हिस्ट्री कंप्लीट होगा, हम वादा करते हैं ना। मॉडर्न हिस्ट्री भी हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे, जैसे आज हम लोग मिडिवल पढ़ रहे हैं अब, तो मॉडर्न भी हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ हमने गलत बताया था बेटा, बाबर वाले चैप्टर में हमने बता दिया था, जो आपका तख्ते हाउस था उसको किसने बनवाया है। तो हमने उसमें शाहजहां, मतलब कि जहांगीर का नाम बता दिया था ना, जहांगीर का। तो इतना समझ लीजिए, जहांगीर के समय पे, मतलब कि अकबर का जो समय काल होता है उसे हम बोलते हैं कलिजे की एक तरह से कला, मतलब कि जो आपका चित्रकला वाला पीरियड होता है ना, उस समय बहुत ज़्यादा पिक पॉइंट पे रहता है ना। तो और जो आपका शाहजहां वाला है पीरियड बेटा, शाहजहां वाले पीरियड को हम लोग कहते हैं कि इस समय जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, जितने आपकी स्थापत्य चीज़ें थी, जितने भी स्थापत्य कला वाले मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे आपको बताएंगे भी हम, पूरा एक ट्रिक बताएंगे अभी। जितने भी शाहजहां के समय जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, वो आप एक ट्रिक में बिल्कुल आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। क्योंकि हमारी गलती रही कि हमने उसमें शाहजहां ना बोलकर जहांगीर या फिर अकबर बोल दिया था। उनके समय आपका जो तख्ते हाउस था वो बना था। तो आप ध्यान रखेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे। वैसे किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि आपको सही चीज़ें बताएं। तो वहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे। जो शाहजहां के जो तख्ते हाउस था, जिस पे लास्ट मुगल शासक बैठा था, ठीक है, मोहम्मद शाह, उसी के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है। मोहम्मद शाह जो मुगल शासक लास्ट होता है दोस्तों, लास्ट नहीं, कह लीजिए कि इसी के समय, मतलब यही मोहम्मद शाह जो होता है वह तख्ते हाउस पे लास्ट मुगल होता है जो कि बैठता है। इसके बाद तो नादिर शाह का आक्रमण होता है, अफगान शासक होता है दोस्तों। ये लूटपाट के बहुत सारे पैसे, हीरा जवाहरात और तख्ते हाउस को भी ले जाता है, क्योंकि वह हीरे का उसमें जड़ा हुआ है ना, हीरा जड़ा होता है उस तख्ते हाउस में, तो उठा ले जाता है। तो पूछा जाता है कि लास्ट शासक बताइए जो कि तख्ते हाउस पे बैठता है। तो बता देंगे तख्ते हाउस को मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, है ना। तो कौन बैठता है, तो बता देंगे मोहम्मद शाह बैठता है। मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग मोहम्मद शाह के नाम से भी जानते हैं और उसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गाने नाचने में इस समय बहुत ज़्यादा उसका मन था और इसमें वो विलीन रहता था, है ना। अच्छा शासक था लेकिन, और उत्तर मुगल काल में ये सब अच्छे शासक थे। और इसके बाद अगर बोला जाए किसने बनवाया था तख्ते हाउस को, तो बोलेंगे आप
तख्ते हाउस को बनवाने वाला आपका शाहजहां था। कौन था? शाहजहां बोलेंगे, ठीक है ना, शाहजहां बोलेंगे। जहांगीर अगर बोल दिए तो उस पर तो माफ करिएगा, आप लोग करेक्ट कर लेंगे, शाहजहां के समय था। चलिए हम एक ट्रिक बता देते हैं बेटा आपको। अच्छा, आप जितने भी टाइम पीरियड थे अलग अलग मुगलों का हमने बताया था, आपको याद होगा, अच्छी बात है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना। जैसे देखिए पहला बाबर आता है, बाबर। बाबर बाबर का तो जन्मदिन सबको याद हो गया होगा, क्योंकि इसका जन्मदिन एक अच्छे दिन हुआ था, जिसमें उस दिन बता दें, उस दिन आपका वैलेंटाइन डे होता है, 14 फरवरी को होता है ना। तो याद रखेंगे वैलेंटाइन डे को होता है इसका बर्थडे, तो याद कर लीजिए, इस तरह याद हो जाएगा, बस याद करना है मुझे और क्या। और देखिए बाबर का जो टाइम पीरियड होता है बेटा 1526 से लेकर 30 तक रहता है, मतलब 1530 तक होता है। इसकी पहली जो लड़ाई होती है, पहला जो यह चढ़ाई करता है भारत पे, या फिर कह लीजिए भारत में इसकी सबसे पहले जो युद्ध होता है वो 1526 वाला नहीं रहता है, क्योंकि इस 1526 के लड़ने के बाद मुगलों की स्थापना हो जाती है भारत में, है ना। यह पूछा जाता है आपसे कि जो बाबर होता है, बाबर की पहली लड़ाई भारत में कौन सी होती है, तो सिंध प्रांत में होता है दोस्तों, बिजनौर का किला जीतने में, जिसे हम बोलते हैं बाजौर का युद्ध, बाजौर के युद्ध के नाम से जानते हैं, है ना। तो बिजनौर का किला जीतता है, और वो लड़ाई होती है 1519 में, जिसमें कि बाबर जीत जाता है ना। तो याद रखेंगे बाबर का पहला युद्ध भारत में कौन सा था, तो बताएंगे बिजनौर का युद्ध, यानी कि बाजौर का युद्ध। बिजनौर एक किला है, बिजनौर एक जगह है, बाजौर किला है, वहां पे होता है, और वह उसकी 1519 में होता है। जो दूसरी लड़ाई होती है 1526 का पानीपत वाला, जो हरियाणा में पड़ता है पानीपत, वहां पे होता है। और किसके बीच होता है आपको पता है? जो आपका लास्ट शासक होता है दिल्ली सल्तनत का, लास्ट वंश होता है गुलाम वंश, सॉरी गुलाम वंश, हाँ गुलाम वंश होता है ना, नहीं सॉरी, कौन है, गुड तू चलो, लोधी वंश बेटा, लोधी वंश होता है ना लास्ट शासक। लोधी वंश में जो लास्ट होता है सिकंदर लोधी, सॉरी इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी तो दूसरा हो जाता है ना, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, फिर उसके बाद आपका इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के साथ होता है और बाबर जीत जाता है ना। तो उस समय बोला जाता है 1526 से मुगलों की स्थापना, मतलब मुगल का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह दोनों में कंफ्यूजन नहीं करेंगे आप ना, आप पिछला वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा, और उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको। बाबर के बाद जो दूसरा आता है बेटा, यहाँ पे हम बस रिवीजन करा रहे हैं, हुमायूं। हुमायूं का 2 टाइम पीरियड होता है, अभी हम बताएंगे, आप लोग घबराइए नहीं। हुमायूं का जो टाइम पीरियड होता है 1530 से लेकर 1556 तक होता है बेटा। 1556 कर लीजिए, क्या इसमें ये 2 बार आता है, बताएंगे हम बाद में। शेर शाह सूरी, जिसको हम बोलते हैं शेर खां, उससे भी लड़ाई होती है, बहुत मजे से पढ़ाएंगे, बिल्कुल मजा आ जाने वाला, देखिएगा। हुमायूं के बाद आ जाता है अकबर। अकबर जो होता है बेटा हुमायूं का बेटा होता है, हुमायूं का बेटा। जब इसको हिंदुस्तान से निकाल दिया जाता है, तब इसके बच्चे की जन्म होता है, इसके बच्चे का जन्म होता है। इसके बाद बहुत पत्नियां होती हैं, सब बताने वाले हैं आपको, मजा आ जाएगा, देखिएगा। 1556 से लेकर बेटा 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासन होता है, ठीक है। इसी समय कह लीजिए कि जो यूरोपी थे भारत में आना स्टार्ट हो गए थे ना। अकबर के बाद आ जाता है बेटा जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर आ जाता है, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर, जहांगीर का समय जो टाइम पीरियड होता है बेटा कितना, 1605 से लेकर 1627 तक होता है, 1627 तक होता है, ये आपको पता होगा। इसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, कौन सा? शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड अगर देख लेंगे तो 1627 से लेकर 1656 तक होता है, 1656 तक होता है बेटा। इसके बाद लास्ट जिसे हम बोलते हैं, कह लीजिए क्या बोलते हैं, पीर के नाम से भी जानते हैं ना, पीर के नाम से भी जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, औरंगजेब आ जाता है, औरंगजेब। इसको हम लोग जिंदा पीर के नाम से जानते हैं बेटा। ये आपका कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था, जिंदा पीर के नाम से किसे जानते हैं, तो औरंगजेब को जानते हैं ना, औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासन होता है बेटा वो 1656 से लेकर 1707 तक होता है, 1707। इसके बाद सब खत्म, कहानी खत्म हो जाती है, उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। उत्तर मुगल काल में आपके बनते हैं बहादुर शाह, जहांदार शाह, सॉरी एक मिनट, हाँ बहादुर शाह को क्या बोलते हैं, साहिब बेखबर बोलते हैं। उसके बाद जहांदार शाह बनते हैं, जहांदार शाह का क्या बोलते हैं, लंपट मूर्ख बोलते हैं। इस तरह क्रम से सब आते चले जाते हैं। लास्ट में जो आपका शासक आता है दोस्तों, उसका नाम होता है बहादुर शाह जफर, या फिर बहादुर शाह सेकंड बोल दीजिए, जिसको रंगून भेज दिया जाता है। मेरे पिया गए रंगून, गाना सुने होंगे ना। तो इस तरह उसको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। उस समय जो आपके कह लीजिए जो आपका 1857 की क्रांति होती है भगत सिंह वाला, उस समय उसको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। वो जाता है रंगून, उसका मकबरा कह लीजिए रंगून में ही है ना। मकबरा उसका कहाँ पे है, रंगून में, म्यांमार में पड़ता है रंगून, आपको पता होना चाहिए है।
चलिए, म्यांमार में भारत का एक पोर्ट है, सितवे पोर्ट, जो भारत वहाँ से व्यापार वगैरह करता है, ट्रेड वगैरह करता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हैं, तो हम चलते हैं आज हुमायूं की तरफ। अब देखिए, इस हुमायूं के बारे में देखिए, हम थोड़ा सा भूमिका बनाने दीजिए, बहुत मजा आएगा दोस्तों, आप लोग पढ़ते चलिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होते चलेगी, बहुत मजा आएगा। अब देखिए, हम आपको बताते हैं बेटा, क्योंकि हमारी एक गलती थी जिसमें हमने तख्ते हाउस को जहांगीर के समय बता दिया, मतलब जहांगीर ने बनवाया था, लेकिन उसको बनवाए थे शाहजहां। तो उस गलती को सुधारने के लिए आपके लिए एक ट्रिक लाए हुए हैं। शाहजहां की सारे के सारे जितने भी किला हुआ, जितने भी स्थापत्य कला, क्योंकि स्थापत्य कला से बहुत ज़्यादा फेमस था, तो शाहजहां के समय बहुत सारी चीज़ें बनी। जैसे आपका ताजमहल भी शाहजहां के समय बना है, उसकी बेगम उसका नाम बता दीजिए, बेगम का उनके, ठीक है, उनको उनके याद में बनाया गया, मुमताज बेगम के याद में बना। बाद में जब ये मर जाता है तो इसका भी मकबरा उसी के बगल में बनाया जाता है ना, तो आपको पता होगा। चलिए, एक ट्रिक देखिए, शाहजहां के समय की जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं सब याद हो जाएंगे। ताज के लिखिए, ताज के शीश में जमे लाल मयूर, ताज के शीश में जमे लाल मयूर मोती को देखकर देखिए, बहुत इजी है, एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ताज के शीश में जमे लाल मयूर मोती को देखकर एक चीनी मतलब कोई चीनी रहा होगा, चीन का, एक चीनी शाहजहां का दीवाना हो गया। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे बेटा। देखिए, अब इससे आपको सारे जितने मॉन्यूमेंट्स है शाहजहां के समय ना, सब याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलने वाले हैं आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके समय वाले कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। और शाहजहां, जहांगीर, अकबर, क्योंकि यहाँ से जो स्थापत्य कला था ना, शाहजहां के समय से बहुत ज़्यादा चरमो सीमा पे था, और काफ़ी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे उस समय, बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे थे। क्योंकि जंतर मंतर आप देखेंगे तो दिल्ली में भी है, और जंतर मंतर आपका कहाँ पे है, आप देखेंगे तो जंतर मंतर बेटा आपका राजस्थान में भी है, और बनारस में भी है। तो ये सारे जंतर मंतर इसी के समय बने थे। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लाल किला हो गया आपका, ताज होटल हो गया ना, ताज होटल हो गया, मतलब ताजमहल हो गया, ये सब सारी चीज़ें किस समय बने, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों ना इस चीज़ को ट्रिक से ही याद करें। आप लोग बताइएगा, ऐसे ट्रिक हम किसी सारे वीडियो के लास्ट में एक आपको दे दिया करेंगे, जिसको आप आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, और अपना 1-2 मार्क्स किसी भी एग्जाम में, चाहे आप जिस एग्जाम में बैठें, आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, पा सकते हैं। चलिए, अब इसमें देख लेते हैं, ताज का मतलब क्या हो गया, आप लिखते चलें। ताज का मतलब बेटा हो गया ताजमहल, ठीक है, मुमताज वाला। इसके बाद शीश में सी, ये सी का मतलब हो गया, शीश महल, और इस स का मतलब हो गया बेटा, स का मतलब हो गया सालमीर बाग या फिर सालमीर गार्डन, याद रखेंगे। इसके बाद बेटा आ जाता है जमे, ये जमे देख रहे हैं, जमे का मतलब हो जाता है जामा मस्जिद, याद रखेंगे। इसके बाद लाल से लाल किला, ठीक है, लाल से लाल किला। इसके बाद बेटा मयूर, देखिए यहाँ पे आया है मयूर, कहाँ गया मयूर मोती, मयूर से वही मयूर सिंहासन, जिसमें हमने गलती कर दी थी, हमने जहांगीर बता दिया था, तो आप शाहजहां याद रखेंगे। मयूर सिंहासन शाहजहां के समय बना था। इसके बाद बेटा मोती मस्जिद, देखिए मोती मस्जिद ये आगरा वाला है, याद रखेंगे, ये मोती मस्जिद आगरा वाला है ना, याद रखेंगे। इसके बाद चीनी, ये आपका क्या है, साइलेंट है, ये दोनों साइलेंट हैं। इसके बाद चीनी का मतलब हो गया चीनी का रोजा भी इसी के समय बना था बेटा, याद रखेंगे। शाहजहां से शाहजहां याद कर लेंगे। इसके बाद का से याद करेंगे कानपुर का महल आप जरूर याद कर लेंगे, या राजस्थान में है दोस्तों, नाम तो कानपुर है लेकिन है राजस्थान में, याद रखेंगे, यूपी में ठोक के चले आना। अब देखिए दीवाना में 2 चीज आता है, दीवाने खास, दीवाने आम, दोनों शाहजहां के समय बना है। इतनी बातें क्लियर हैं, तो हमारा थोड़ा सा बोझ हल्का हुआ, जो हमने गलती बता दिए थे दोस्तों, उसको माफ करिएगा थोड़ा सा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए, बाबर एक चीज सिर्फ बनाया था, आराम बाग। बाबर हमने पढ़ा दिया, तो बाबर के समय केवल एक चीज बना था, आराम बाग, याद रख लेंगे, आराम बाग। यह कहाँ पे है आराम बाग बेटा, बता देंगे, आगरा में है आराम बाग, याद रखेंगे। अब हुमायूं का मकबरा, अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पहले बता देते हैं, जो आपको याद करने हैं, उसके बाद हम लड़ाई सड़ाई कराएंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए आराम बाग कहाँ पे है, आगरा में है, जिसको बाबर ने बनवाया था। हमें बता देना चाहिए थे पहले वीडियो में, लेकिन आप लोग पढ़ते चलिए, कंटिन्यू है तो सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर बोला जाए हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे बेटा, तो बताएंगे आप दिल्ली में है।
अगर बोला जाए दिल्ली में है तो ठीक है, क्योंकि दिल्ली से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हुई थी। इसके ही कॉलेज की लाइब्रेरी से सीढ़ियों से गिर के। हम बताएंगे कैसे क्या हुआ था, क्यों गिरा था, मतलब क्या करने जा रहा था, कैसे गिर गया है, सारी बातें बताएंगे। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। कभी काल के यही पूछ लेता है हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी ना, जब मरा था, यह कहाँ पे मरा था, तो बताएंगे दिल्ली में मरा था। दिल्ली से गिर के, दिल्ली के अपने लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी, लड़खड़ाते हुए मर गया था। और अगर पूछ लिया जाता है इसका मकबरा कहाँ है, तब भी आप बताएंगे दिल्ली में ही है ना। चलिए, अगर बोला जाता है बेटा इसका मकबरा कौन बनवाया, तो बोलेंगे इसकी पहली वाइफ हाजी बेगम। हाजी बेगम कहिए, आप हमीदा बानो कहिए, हाजी बेगम या फिर हमीदा बानो। हमीदा, इसके पास बहुत सारी वाइफ होती हैं, हमीदा बानो, सब बताएंगे अभी हम। देखिएगा जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको बताएंगे, सारी नहीं, मतलब कि 1000 हैं तो 1000 का नाम थोड़े याद कराएंगे, वो पूछा थोड़े जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है बेटा। कौन बनवाया था, इसकी मृत्यु के बाद लगभग 1569 में, क्योंकि इसकी मृत्यु तो हो जाती है 1556 में ही, 1556 में ही मृत्यु हो जाती है ना, मर जाता है। लेकिन 1569 में इसकी बेगम, हाजी बेगम या फिर हमीदा बेगम, हमीदा बानो जो है इसका मकबरा बनवाती हैं दिल्ली में। आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए स्थापत्य कला के भी समय से बोलते हैं, संगीत और चित्रकला का समय अकबर का बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि आपको पता है ना तानसेन या फिर नवरत्न सारे के सारे अकबर के दरबार में थे। अकबर वाला जब आएगा ना, इसके बाद शाहजहां, ये कौन है, हुमायूं के बाद अकबर वाला ही आएगा, बहुत मजा आएगा, उसको पढ़ेंगे, देखिएगा। इतनी बातें अगर आपको पता है बेटा ना, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बाबर का पीरियड, अब एक थोड़ा सा पीरियड इसका देख लेते हैं हुमायूं का, ध्यान से देखिएगा। बाबर का आपको पता है, बेटा 1526 से लेकर एंट्री करता है भारत में, और 1530 में सबको काट के, मतलब कि बहुत सारी लड़ाइयां लड़ता है ना। देखिए एक चीज आप याद करिए, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया, घाघरा खरीदा। बहुत सारे टिक बना सकते हैं, घाघरा खरीदा। अब देखिए पानी से पानीपत की लड़ाई 1526 में, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है ना, याद रखेंगे। पानी पिया, खानवा राणा सांगा की हार होती है, 1527 में लड़ी जाती है बेटा ये लड़ाई, ठीक है। जो आमंत्रित किया रहता है पहली लड़ाई में, दूसरी लड़ाई में उसको हार देखने को मिलता है, राणा सांगा हारता है और बाबर जीत जाता है। इसके बाद चंदेरी की लड़ाई, चंदेरी की अलग है, चंदावर की अलग है। चंदावर की जो लड़ाई होती है बेटा वो दूसरी लड़ाई है, हम बताएंगे, ठीक है ना। अब जो चंदेरी की लड़ाई है ये 1528 में होता है, 1528 में होता है। इसमें मादनी राय एक जी होते हैं, मादनी राय राजपूत होते हैं दोस्तों, जो कि राणा सांगा के मित्र होते हैं। राणा सांगा के साथ ये इसमें अपनी सेना का योगदान दिए थे बाबर के खिलाफ, तो बाबर बाद में जिहाद का नारा लगाता है। देखिए जिहाद का नारा जो लगता है ना, वो राणा सांगा के समय ही लगता है ना, याद रखेंगे। तो चंदेरी की लड़ाई मादनी राय के साथ होता है, मादनी राय हार जाते हैं, ठीक है, बाबर जीत जाते हैं। इसके बाद घाघरा की लड़ाई दोस्तों अफगानों के साथ होता है, और घाघरा में ही पूछा जाता है आपसे कि जो शेर शाह सूरी होता है, जिसे हम लोग फरीद के नाम से जानते हैं, उसका बचपन का नाम फरीद होता है, शेर के मारने के बाद उसका नाम हो जाता है शेर शाह सूरी, है ना। तो जो घाघरा की लड़ाई होती है बेटा, इसमें शेर शाह भी होता है। कभी काल के आपसे पूछ लेता है, जो हुमायूं को मार के भगा दिया था हिंदुस्तान से, वो शेर शाह दोस्तों, वो किस लड़ाई में बाबर के साथ या फिर बाबर के साथ लड़ा था, किस लड़ाई में, तो बोलेंगे बेटा चंदेरी की लड़ाई में बाबर के साथ लड़ा था। लेकिन बाबर के खिलाफ किस लड़ाई में लड़ा था, घाघरा की लड़ाई, क्योंकि ये पूरे अफगान शासक के खिलाफ लड़ाई थी, है ना। तो इस वजह से बाबर भी, शेर शाह भी एक अफगान शासक था, और वह अफगानी की तरफ से ही लड़ेगा ना। बताइए, जाहिर सी बात है, अगर किसी एक जाति को लेकर अगर लड़ाई होती है ना, तो उस समय क्या होता है, जो दंगे प्रसाद होते हैं ना, उग्र सीमा पे हो जाते हैं। इसी तरह अगर किसी भी एक जाति को अगर हम गाली दे दें ना, तो अदर जितने भी कास्ट रहेंगे, भले वो मेरा दोस्त ही क्यों ना रहे, लेकिन अगर एक जात को गाली दे दें ना, तो सारे कास्ट वाले एक तरफ हो जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा, चोखा चटनी जो बन जाएगा ना जो भी होगा हमारा चटनी ही बना देंगे सब, है ना। तो उसी तरह घाघरा की लड़ाई भी थी बेटा, क्योंकि बाबर जो है पूरे अफगान के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिया था, घाघरा की लड़ाई। तो शेर शाह भी बाबर का साथ न देते हुए अपने अफगान भाइयों का साथ दिया, है ना, याद रखेंगे। चलिए यह तो था। अब देखिए यहाँ आपको पता हो गया बाबर का जो टाइम पीरियड था 1526 से 1530 था। बाबर बहुत ज़्यादा दुआ से, कह लीजिए बाबर, हुमायूं का तबीयत हमेशा खराब रहता था, है ना। हुमायूं कह लीजिए कि मरने के कगार पे आ गया था बचपन में। बाद में कहा जाता है कि बाबर ने ही बहुत ज़्यादा दुआ पूजा पाठ किया, ओझैती वगैरह कराया, जो भी करवाया, मतलब कि फिर उसके बाद हुमायूं का जो तबीयत है ना, बिल्कुल चकाचक हो जाता है, और बाबर की तबीयत उस दिन से खराब हो जाती है। कहा जाता है कि कुछ दिन बाद, 6-7 महीने बाद बाबर का डेथ हो जाता है, और हुमायूं बिल्कुल फिट हो जाता है ना। तो बस अगर बोला जाता है हुमायूं का टाइम पीरियड बताइए, तो आप बोलेंगे बेटा यहाँ पे लिख लीजिए सही से, तो हुमायूं
हुमायूं। देखिए अगर हमको थोड़ा सा इसमें राइटिंग में प्रॉब्लम हो अगर आप लोग को ना, तो आप लोग सुन लिया करिए, बस लिख रहे हैं तो लिखने समझ में आ जाएगा। हुमायूं, अगर देखा जाए हुमायूं का टाइम पीरियड पूरा का पूरा 2 बार इसका आता है टाइम पीरियड बेटा। कब कब आता है तो बोलेंगे एक बार 1530 से लेकर 1540 तक। अभी आप लोग बोलेंगे सर आप तो बताए थे 1556 तक, तो हम कहेंगे एक बार सुन तो लो भैया, कहाँ जल्दी आ रहे हो, सुन तो लो। 1530 से लेकर 1540 तक। दूसरी बार बेटा, दूसरी बार जब आता है 1555 से लेकर 1556 तक आता है। ये सब बताएंगे अभी हम, आप लोग घबराइए नहीं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कहानी के माध्यम से बताएंगे ना, जिससे कि आपको इंटरेस्ट भी जगेगा पढ़ने में। 1530 से 1540 तक, 1555 से 1556। सर इसके बीच में क्या हुआ ये बताए नहीं आप, तो इसके बीच में बेटा यह हुआ 1530 और 1540 के बीच में 3-4 लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, जिसमें कि कुछ एक आग में हुमायूं जीतता है, इसके बाद 2 में इसको हार जाता है, 2-3 में हम सब बताने वाले हैं। जब हार जाता है तो हिंदुस्तान से बाहर चला जाता है। बाद में जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है ना, तो यह आता है। शेरशाह की मृत्यु तो खैर 1545 में हो जाता है, उसकी वजह भी बताएंगे हम, ठीक है। 1555 से 1556 के बीच 1 साल के लिए आता है, फिर इसके बाद सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है ना। लेकिन इनके बीच में कौन से शासक थे दोस्तों, तो आप बताएंगे दोस्तों 1545 तक, मतलब कि 1540 से लेकर 1545 तक, 1540 से लेकर 1545 तक जो आगरा, दिल्ली, मतलब पूरे कल ये भारत पे जिसका अधिकार था, उसका जो नाम था बेटा क्या था, शेर खां। शेर खां कहिए या फिर शेरशाह कहिए, शेरशाह सूरी। शेर खां तो उसको एक शेर मारने के बाद, जहाँ पे ये काम करता था, अशरफ लोहानी नाम था, वह उसका मालिक था, जहाँ पे ये काम करता था, उसको बचाने के चक्कर में ये एक शेर मार देता है। जब शेर मार देता है तो वही अशरफ लोहानी जो होता है बेटा, ये इसका चाचा कह लीजिए या फिर इसका ध्यान रखने वाला, पालन पोषण करने वाला, बाद में इसको शेर खां, मतलब कि शेर खान की उपाधि दे देता है। और यही शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता था। इसका नाम बचपन का था फरीद। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो शेरशाह के ऊपर एक वीडियो ला दे देंगे, शेरशाह, कर्णावती और आपका हेमचंद, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, सबकी चर्चा होगी इसमें, तो इस पर एक वीडियो हम बना देंगे अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। अगर 1540 से 1545 के बीच, फिर आप बोलेंगे सर ये आप तो बता रहे हैं 1555, मतलब इसके बीच में कोई शासन नहीं था क्या। देखिए 1545 तक हो गया, यह तो आया बाद में 1555 में ना। सर इसके बीच में भी तो कोई रहा होगा, हाँ बेटा था, इसका पुत्र था, या फिर कह लीजिए इसका जो वंश था ना, उसमें कोई था, पुत्र ही कह लीजिए उसका। 1545 से लेकर 1555 तक जो था बेटा, उसका नाम था, लिख लेंगे आप, इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी शेर शाह का वंशज था, याद रखेंगे, इस्लाम शाह सूरी। यह भी अफगान था। बाद में इसको खदेड़ खदेड़ कर मारता है हुमायूं, आता है जब उसको पता चल जाता है कि शेर शाह तो चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया भैया, ठीक है ना। यह बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए एक हम युद्ध बताते हैं, मतलब कि एक ट्रिक बताते हैं युद्ध का, जितने युद्ध लड़े गए हुमायूं के समय, ठीक है, ठीक है। कुछ चीजें हैं, अभी हम थ्योरी पे आएंगे, आप लोग घबराइए नहीं बेटा, बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग लास्ट तक बने रहिए बिल्कुल। देखिए DCKS याद करेंगे, DCKS, बस ये 4 वर्ड याद किए ना, सारा युद्ध हुमायूं का खत्म, इसके बाहर आएगा ही नहीं बेटा। देखिए डी मतलब होता है देवरा, देवरा की लड़ाई, देवरा का युद्ध बेटा। जो देवरा का युद्ध होता है बेटा, यह अफगान शासक महमूद लोदी, अफगान शासक महमूद लोदी और आपके हुमायूं के साथ होता है। हुमायूं जीत जाता है और अफगान शासक हार जाता है बेटा, महमूद लोदी, याद रखेंगे महमूद। यही पूछकर एग्जामिनर खुश हो जाता है, किसके बीच हुआ था या फिर कब हुआ था। तो कब हुआ था तो आप बता देंगे 1531-32 में हुआ था, 1531-32 के आसपास में, मतलब इनके बीच में हुआ था 1531-32 में। और महमूद लोदी हार जाता है बेटा, महमूद लोदी हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है बेटा चौसा। यह तो होता है शेरशाह के साथ, शेरशाह के साथ होता है, 1539 में होता है बेटा, 1539 में होता है, शेरशाह के साथ होता है। और शेरशाह खदेड़ कर मारता है इसे, दौड़ा के मारता है बेटा, फिर भी लेकिन इसका मन नहीं भरता है हुमायूं का, तो फिर आता है, मतलब इसमें शेरशाह की जीत होती है, शेरशाह की जीत होती है और हुमायूं बेटा अपना बुरिया बिस्तर जो होता है ना, समेट लेते हैं। हुमायूं समेटते क्या है इसको, मतलब कि फिर ये नहीं मानता है, फिर आता है दोबारा, कहता है इस बार तो खदेड़ के मारेंगे शेरशाह को। शेरशाह कहाँ काम था अभी बताएंगे, इसको बहुत ज़्यादा सताया रहता है हुमायूं, अभी बताने वाले हैं। इसका लड़का उड़का भी चुरा लेता है, मतलब चुरा क्या लेता है, ले लेता है, बताने वाले हैं आप, बिल्कुल बने रहिए। चौसा की लड़ाई में शेरशाह जीतता है और हुमायूं हार जाता है। इसके बाद कन्नौज की लड़ाई, इसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। देखिए दोनों के नाम से आप परिचित होंगे इससे, चौसा का युद्ध के बाद कन्नौज का युद्ध, कन्नौज के युद्ध को ही बोलते हैं बेटा बिलग्राम। एग्जामिनर यही पूछकर सोचता है कि बच्चों को फंसा दिए, लेकिन कहाँ फंसने वाले हैं, हम तो ऑनलाइन शिक्षण से पढ़ रहे हैं, कहाँ फंसेंगे, कभी फंसेंगे नहीं फंसेंगे।
बिलग्राम का युद्ध। ये कब हुआ था तो बता देंगे 1540 में हुआ था दोस्तों। और इस समय शेर शाह जीतता है और बिल्कुल पूरी तरीके से हुमायूं की सत्ता पत्ता जो होती है, जो बोरिया बिस्तर होता है, सब सिमेट कर उसको भिजवा दिया जाता है, भैया तुम चले जाओ विदेश, ठीक है ना। इसके बाद बेटा सरहिंद की लड़ाई होती है, सरहिंद, यस फॉर सरहिंद। सरहिंद की लड़ाई जो होती है ये होता है बेटा 1555 में होता है, 1555 में होता है सरहिंद की लड़ाई। इसमें क्या होता है बेटा, सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के साथ होता है। सिकंदर शाह सूरी हार जाता है क्योंकि 1555 में जब आता है हुमायूं तो सिकंदर शाह सूरी को मारता पीटता है। मारता क्या है, वह कमजोर शासक ही होता है बेटा, है ना। वह अपने आप को सिलेंडर बुक कर देता है हुमायूं के सामने, और हुमायूं आराम से फिर से 1 साल के लिए आ जाता है गद्दी में। फिर उसके बाद अकबर का समय स्टार्ट हो जाता है। इतनी बातें अगर आपको क्लियर है बेटा, देखिए शेर शाह, यह देखिए देवरा का बेटा, देवरा की लड़ाई और वेदरा की लड़ाई। वेदरा, वेदरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। वेदरा, वेदरा की लड़ाई जो होती है ना वो फ्रांस से होता है, फ्रांस से होता है, अंग्रेजों का होता है। यह होता है बेटा 1760-61 में होता है, 1760-61 में होता है वेदरा की लड़ाई। इसमें कि फ्रांसीसियों का जो होता है बोरिया बिस्तर ना, अंग्रेज समेट देते हैं। अंग्रेज समेट के उसको भेज देते हैं, भैया तुम जाओ अपने देश जाओ, अपने यूरोप जाओ, यूरोप में तुम काम करो। इसमें जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, बस याद रखेंगे, हमारा मकसद है देवरा और वेदरा में आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए देवरा है, देखिए अक्षर सब सेम है, व द र, इसमें व द र है, लेकिन थोड़ा सा उच्चारण में अलग है ना। तो देवरा और वेदरा याद रखेंगे। ये 1760 की घटना बता रही है, 18वीं सदी की। ये आपका 16वीं सदी की है बेटा, दोनों में अंतर है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लड़ाई फड़ाई करवाते हैं हुमायूं का। पहले हुमायूं का बचपन का पूरा हरकत जान लेते हैं। इसका बचपन का नाम क्या था, माता पिता का क्या नाम था, सब कुछ, है ना। देखिए हुमायूं एक मुगल शासक था, आपको पता है बेटा, प्रथम मुगल सम्राट बाबर का यह पुत्र रहता है, आपको पता है। इसका बचपन का नाम अगर पूछा जाता है, हुमायूं का बचपन का नाम बताएंगे नसरुद्दीन हुमायूं। क्या बताएंगे, नसरुद्दीन हुमायूं। अब देखिए जहरुद्दीन नहीं बताएंगे, देखिए नसरुद्दीन, नसरुद्दीन। देखिए अगर मिस्टेक होता है ना राइटिंग में, लिखने में थोड़ा सा माफ करिएगा। नसरुद्दीन मोहम्मद। और एक है बेटा, एक है आपका जहरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम है, जहरुद्दीन मोहम्मद। ये जो जहरुद्दीन मोहम्मद होता है बेटा, ये अकबर का नाम होता है। किसका नाम होता है, अकबर का नाम होता है जहरुद्दीन। लेकिन अगर बोला जाता है नसरुद्दीन किसका बचपन का नाम होता है, तो बता देंगे बेटा जो नसरुद्दीन है ना, वो होता है हुमायूं का बचपन का नाम। हुमायूं का, यह हुमायूं का बचपन का नाम है। और जहरुद्दीन जो है, यह जहरुद्दीन मोहम्मद जो है, ये अकबर का बचपन का नाम है ना। ये बातें आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आप जान लें, इसको लिख लें। तो ये आपको पता हो गया, यह पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम में, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं नसरुद्दीन जहरुद्दीन, क्योंकि कंफ्यूज होने वाला नाम ही है यार ये। पता है, अगर बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अगर ये वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे ना, गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों, इस तरह बहुत ही रेयर केस में वीडियो मिलता है फ्री, तो आप अच्छे से इसका लाभ उठाइए और 2-3 बार वीडियो देखिए, है ना, तो याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर बोला जाता है, खैर इसका जो समय होता है दोस्तों ज़्यादा दिन तक नहीं होता है, क्योंकि पता होता है एक बार लड़के जाता है, हारता पीटता है, फिर से आता है, फिर हारता है, 1 साल की करता है, फिर उसके बाद ढंगरा फंगरा के कहीं से गिर पड़ के मर जाता है बेचारा, सीढ़ियों से गिरता है, इसका डेथ हो जाता है। इसके ही लाइब्रेरी से, है ना, याद रखेंगे। इसका शासनावधि 1530 से 1546 तक, फिर दूसरी बार आता है बेटा 1540 तक, 1530 से 1540 तक, फिर दूसरी बार 1555 से 1556 तक, याद रखेंगे। इसका जो जन्म हुआ था बेटा, देखिए यहाँ पे 2 हम लिखे हुए हैं, 2, तो यह तो जन्म है इसका, 6 मार्च 1508 में इसका जन्म हुआ था, और 27 जनवरी 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे 1530 से 1556 तक यह शासन किया था, है ना, न कि इसका जन्म वाला यह दर है। याद रखेंगे जन्म 1508 में हुआ था और मरा था 1556 में। दूसरी बात याद रखेंगे दोस्तों, जन्म के बाद इसका निधन याद रखेंगे, हो गया दोनों आपका। इसके बाद समाधि का नाम इसका क्या था, समाधि का नाम था हुमायूं का मकबरा। इसका जो मकबरा था, मकबरा का क्या नाम था, हुमायूं का मकबरा। कौन बनवाया था, इसकी बेबी, मतलब कि इसकी ही बेगम, बेबी नहीं बेटा, गलती सॉरी होगी, क्या नाम था उसका, याद रखेंगे हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा याद रखेंगे, हुमायूं का मकबरा। इसका नाम था बेटा, इसके मकबरे का नाम था हुमायूं का मकबरा, जिसको कौन बनवाया था, इसकी पहली बीवी का क्या नाम था, बता देंगे, बानू करके था ना, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो। पूछ लिया जाता है आपसे कि इसका जो मकबरा था हुमायूं का, ये किसने बनवाया था, ठीक है ना, इसकी वाइफ, है ना, इसकी बीबी ने बनवाया था, याद रखेंगे हमीदा बानो बेगम। बेटा ये पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर पूछ लिया जाता है इसकी जितनी भी वाइफ थी उसका नाम बताइए, उसमें कुछ आपको बता देते हैं, अगर पूछ लिया जाता है कभी काल के, मतलब आप अगर एक याद किए हुए हैं,
अगर वह न दे ऑप्शन में तो बच्चे क्या करेंगे, यही सोचेंगे कि गलत है। लेकिन उसके पास हजारों वाइफ थी बेटा, क्योंकि उस समय यह प्रचलन था कि जिसके पास जितनी वाइफ हैं वो उतना ताकतवर शासक है। क्योंकि आपको पता होगा उस समय जौहर प्रथा चलता था। जैसे कि जो मुगल थे वो बहुत ज़्यादा काट पीट करते थे, मारते पीटते थे, काटते कूटते थे, जिसका मन करता था उसको उठा लेते थे। मतलब कि रेप वगैरह, मतलब ये सब आम बात थी उस समय, है ना। तो इस तरह इनका हरकत था बेटा। यह जब राजपूत घराने में घुसते थे, राजपूतों में घुसते थे, तो राजपूत की जो औरतें होती थी बेटा, वो क्या करती थी, रानियां होती थी, वो एक जौहर कर लेती थी, अपने आप को आग में खुद जला लेती थी, जिससे कि उनकी बेइज्जती न हो सके और उनकी लाज बच सके। खैर, उनके पति को जब सब मार देते थे तब यह घटना घटती थी, जब उनके पति हार जाते थे, मतलब जो राजा होते थे हार जाते थे राजपूतों में, या फिर कह लीजिए जो हिंदू शासक होते थे उसमें। क्योंकि मुगल बहुत ही मतलब जैसे काटते पीटते थे। कह लीजिए कि यह जीतते तो थे उस क्षेत्र को, बल्कि उस क्षेत्र की जितनी भी जनता होती थी ना उसको भी मार डालते थे लोग। जनता, खैर जनता है बेटा, जनता थोड़े कुछ उसका बिगाड़ती है। उसका जो लड़ाई है राजा से है, आप राजा से लड़ो, राजा से बदला लो, ठीक है ना। लेकिन जनता को मारना पीटना काटना यह उसका पेशा था, है ना। मुंडियों का माला बना लेना, इस तरह का, मतलब बहुत सारी हरकतें सब किया करते थे। चलिए खैर आगे देख लेते हैं। इसकी जो पत्नियां थी बेटा, पहला याद कर लेंगे हमीदा बेगम, हमीदा बेगम, हमीदा बेगम। इसके बाद आ जाता है बेगा बेगम, बेगा बेगम। इसके बाद आ जाता है बेटा बेगा बेगम के बाद विगेह, विगेह विगेह बेगम। विगेह बेगम के बाद आ जाता है बेटा चांद बीबी, चांद बीबी, चांद बीबी याद रखेंगे। चांद बीबी बाद में कह लीजिए कि इसका मतलब चांद बीबी का दीवाना हो गया था, एक मुगल था, बताएंगे उसको, मुझे पढ़ाएंगे तब। इसके बाद हाजी बेगम, हाजी बेगम, सब लिख लीजिए आप, सब लिख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो, इसके बाहर से नहीं बनेगा। हाजी बेगम के बाद माँ चूचक, क्या बोले हैं, माह चूचक, चूचक याद रखेंगे बेटा, माँ चूचक। इसके बाद बेटा विवे जान याद रखेंगे। इसके बाद शहजादी खानम, शहजादी खानम याद रख लीजिए। इतने हैं, इसको याद कर लीजिए। अगर बाय द वे पूछता है तो इसी में से पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा ना। चलिए ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद बेटा आ जाता है पिता का नाम इसके बाबर था, इसके माता का नाम क्या था, माता का नाम बता देंगे माहग बेगम, माहग बेगम, ठीक है, माहग बेगम। यह चौथी या पांचवी इसकी वाइफ थी, मतलब कि बाबर की, है ना, चौथी या पांचवी वाइफ थी जिससे कि इसका जन्म हुआ था, हुमायूं का, याद रखेंगे ना। इसके बाद बेटा हुमायूं की जो जीवनी है ना, हुमायूं की जो जीवनी का नाम है उसको बोलते हैं हुमायूं नामा। जैसे अकबर नामा है तो अकबर खुद लिखे हुए हैं, हुमायूं नामा जो है बेटा, हुमायूं नामा कौन लिखा है तो बता देंगे इसकी बहन, हुमायूं की बहन की क्या नाम थी तो बता देंगे गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है हुमायूं नामा, जो उसमें कि इसके उदारवादी चरित्र के बारे में उसमें समझाया गया है। ये बहुत उदार था दोस्तों, अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। और हुमायूं की जो मृत्यु होती है बेटा अचानक घटना से, मतलब कि आपको पता है अचानक सीढ़ियों से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। लोग बोलते हैं कि बेटा आप लड़खड़ाते आपकी जिंदगी बीती और लड़खड़ाते हुए यह मर भी गया, है ना। जैसे आपको पता है यह घटना एक बार और घट चुकी है। एक शासक रहता है बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का पहला शासक, उसका चौकान खेलते हुए घोड़े से गिर के मृत्यु हो गया। ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने बहादुर नाम है, इतने ज़्यादा लड़ाई लड़े हैं, लेकिन घोड़े से गिरकर, किसी का सीढ़ी से गिरकर। अरे जो आपके सिख थे, सिख गुरुओं में जो थे, एक चेचक की वजह से एक लोग मर जाते हैं, मतलब कुछ भी, यानी आम बात थी मरना। हमारे यहाँ तो लड़के हैं भैया, तुम एक सीढ़ी दो सीढ़ी से गिर के मर रहे हो। हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं वो सीढ़ियों से गिरने के बाद ढंगराते हुए नीचे जाते हैं, फिर इसके बाद तुरंत उठते हैं, कपड़े वपड़े झाड़ते हैं, देखते इधर उधर कोई है तो नहीं, कोई है नहीं, फिर हंसने लगते हैं। होता है ऐसा, ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। क्योंकि शर्म के मारे वो गिरेगा और अपने अपने लाज, मतलब गिरना ना उसका बेइज्जती होता है। कह लीजिए गिर गया ना, कपड़े वपड़े पहले झाड़ेगा कोई, झाड़ने के बाद, एक है मेरे घर में बच्चा, तो गिरने के बाद क्या करता है, कपड़े वपड़े झाड़ेगा, उसके बाद पढ़ने बैठेगा। मतलब पढ़ने क्या, मतलब कि इधर उधर देखेगा, इधर देखने से यह करेगा कि कहीं उसकी बेइज्जती तो नहीं हो रही है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको आप जानते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहां से हम लड़ाई करवाते हैं सब में, और जो असली चीज है अब स्टार्ट होगा। पहले तो यह जान लें, यह एक मात्र ऐसा शासक था बेटा जो अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में करता है। क्योंकि इसका जो पिताजी होता है बाबर होता है, यह बोलता है कि देखिए
आप बिल्कुल अपने भाइयों का ख्याल रखोगे, हुमायूं से बोलता है, क्योंकि हुमायूं एक अच्छा शासक रहता है दोस्तों, एक समझदार शासक होता है, एक दयालु किस्म का होता है। इससे इसके पिताजी बोलते हैं कि मतलब मकबरा वगैरह बनाने के लिए भी बात होती है इसकी, बाबर का, तो बाबर का मकबरा यही बनवाता है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यह एक उदार किस्म का शासक रहता है दोस्तों। यह अपने भाइयों में, जैसे कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, ये 4 बेटे होते हैं बाबर के। इन तीनों में मतलब कि कमरान, अस्करी और हिंदाल को बराबर बराबर राज्य का बंटवारा, मतलब राज्यों को दे देता है, बांट देता है। और यह इसकी सबसे बड़ी भूल होती है कहा जाता है, किसी वजह से यह इस पे इसके मतलब कि जो चारों तरफ के राजा महाराजा होते हैं, शासक होते हैं, इस पे नज़र गड़ा के बैठे होते हैं। और जब यह देख लेते हैं कि इसके भाइयों में शासन जो है बँट चुका होता है, तो इसकी शक्ति तो कमज़ोर हो गई, तो अब इस पे चढ़ाई करते हैं और इसका सोचते हैं कि यह बिल्कुल मतलब कि कलेजे हार गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन बाद में हुमायूं बहुत मजबूत होता है और बहुतों को हराता भी है दोस्तों। लेकिन इसकी कुछ गलतियां जो होती हैं ना, इसे बहुत भारी पड़ता है। बाद में शेरशाह आता है, आपको पता है। हुमायूं का जो राज्य अभिषेक होता है बेटा, बाबर के मृत्यु के 2-3 दिन बाद ही हो जाता है। मतलब कि बाबर का मृत्यु होता है 1530 में, और इसका जो राज्याभिषेक होता है वो भी 1530 में ही होता है। तो आप दो तरीके से इसको याद, मतलब दोनों चीज़ याद कर सकते हैं। पहले तो याद कर सकते हैं कि बाबर की मृत्यु कब हुई, तो 1530 में हुई, है ना। और ये भी याद कर सकते हैं एक ही सन से कि जो हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ यह कब हुआ, यह पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप पिछला पेपर देखेंगे, सीटेट, टेट, सुपर टेट या फिर अदर एग्जाम के, पीसीएस लेवल तक के एग्जाम के, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, है ना। तो याद रखेंगे 1530 में आगरा में हुआ था, जो इसका राज्याभिषेक है 1530 आगरा में हुआ था, ठीक है ना। और यह अपने पिता के आज्ञा के अनुसार अपने राज्य का बंटवारा करता है, मतलब अपने भाइयों को देता है, कमरान, अस्करी और हिंदाल, है ना, इसमें बांट देता है अपने तीनों भाइयों को। यह थोड़े थोड़े राज्यों को बांट देने की वजह से इसकी जो सत्ता होती है दोस्तों, कमजोर हो जाती है। लगता है कि खोखला हो गया, अलग जितने भी राज्य होते हैं उसके चारों तरफ के, सोचते हैं कमजोर हो गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होता है। बाद में यह बेटा, अब यह देख लीजिए, पहले जो राज्यारोहण होता है, राज्यारोहण के बाद इनको जो है सबसे बड़ा चुनौती जो देते हैं बेटा, अफगान देते हैं। अफगान, जैसा कि आपको पता है, शेरशाह इनको दौड़ा दौड़ा के मारता है। पहले में तो इनको उलाट देता है और दूसरे में इनको देश निकाला कर देता है 1539 1540, आपको पता होगा, अभी हमने बताया था। अब देखिए इसके समय बेटा एक अफगान सरदार होता है जिसका नाम होता है शेर शाह, जिसको शेर खां के नाम से पहले जानते हैं हम लोग। शेर शाह तो बाद में पड़ता है, शेर शाह सूरी इसका नाम बताएंगे। जब चौसा की लड़ाई ये जीत जाता है ना, तब इसका यह अपना जो उपाधि होता है शेर शाह सूरी के नाम से रख लेता है ना। लेकिन इसके पहले इसका नाम होता है शेर खां, क्योंकि इसके पहले ही इसके जो जहाँ पे यह काम करता था शेर शाह, वहाँ पे अपने मालिक को बचाने के लिए एक शेर को मार दिया था। उसका मालिक जो रहता है अशरफ खां लोहानी होता है दोस्तों, वह इसको जो शेर खां की उपाधि दे देता है, तब से इसका नाम शेर खां पड़ता है। और शेर शाह जो पड़ता है वह चौसा के युद्ध जीतने के बाद होता है, जिसमें हुमायूं हार जाता है ना। अब देखिए शेर शाह यानी कि इसका बचपन का नाम अगर पूछा जाता है तो बता देंगे फरीद खां। अगर आपकी इजाज़त होगी, अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट करना कि सर शेर शाह पे एक वीडियो बना दीजिए, शेर शाह, और इसमें आएगा आपका हेमचंद, हेमू जिसे नाम बोलते हैं, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, हिंदू शासक होता है उसमें। और एक कर्णावती आती हैं, वह भी काफ़ी अच्छी शासक होती हैं दोस्तों। उसका भी कलेजे की लड़ाई वगैरह होता है। मुगलों से कोई विवाद नहीं होता है। ये कलिंजर का एक अभियान होता है, उस समय क्या होता है कि ये अपना राखी वगैरह भेजती हैं हम बचाने के लिए हुमायूं को, तो इनकी भी चर्चा इसमें होती है। तो अगर आप बोलेंगे ना तो शेरशाह और हेमू मतलब विक्रमादित्य सेकेंड, और उसके बाद आपका कर्णावती, इन तीनों पे हम वीडियो बना देंगे एक ही में, ठीक है ना। तो याद रखिए। अब देखिए अशरफ लोहानी छोड़ दीजिए उसको, हम उसको शेरशाह वाले वीडियो में ही बताएंगे अगर आप कहेंगे तो, है ना, क्योंकि उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करें। देखिए जो दूसरा प्रबल शासक था इसके समय, तो बता देंगे गुजरात का शासक रहता है। गुजरात का शासक जिसका नाम होता है बहादुर शाह। बहादुर शाह याद रखेंगे दोस्तों, बहादुर शाह, बहादुर शाह। यह मुगल वाला बहादुर शाह नहीं, बहादुर शाह मुगल वाला नहीं, यह बहादुर शाह दूसरा होता है बेटा, ठीक है। यह उस समय गुजरात में इसका शासन चलता रहता है। यह वहाँ का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है, यह हुमायूं का शत्रु होता है, याद रखेंगे। अब देखिए पहला अभियान होता है कलिंजर का अभियान, जो हुमायूं का पहला अभियान होता है दोस्तों, कलिंजर के अभियान। आपने सुना होगा कलिंजर का अभियान, कलिंजर का अभियान। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें यह होता है कि यह पहले देख लीजिए 1531 में होता है। यह एक अभेद्य किला था, मतलब कि
जीता ना जा सके। अभेद्य किला का मतलब ये हो गया जिसको जीता ना जा सके, है ना। तो ये मतलब इसको जीतने के लिए हुमायूं बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है और इस पे कह लीजिए कि वह हमला भी करता है और बाद में इसको जीत तो नहीं पाता है, लेकिन एक अच्छाई हो जाती है। यह इसके बदले बहादुर शाह को बहादुर शाह मतलब बच निकलता है इसके हाथ से। ये इसका मकसद होता है कि इसको जीतेंगे और बहादुर शाह को उड़ा देंगे, लेकिन बहादुर शाह बच जाता है बेटा। और इसको एक किला हाथ लग जाता है जिसका नाम होता है बेटा राय सेना का किला। याद करिए, आपसे पूछा जाएगा कि राय सेना का किला यह कब जीतता है, तो बता देंगे जब यह चढ़ाई करता है कलिंजर के किले पे, कलिंजर के अभियान में 1531 में। और शेर मतलब बहादुर शाह के लिए मतलब बहादुर शाह को यह मारना चाहता था, बहादुर शाह से इसकी शत्रुता थी, तो बहादुर शाह को सोचता था खत्म कर दें। और एक राजा हमेशा यही चाहता है बेटा कि उसके उससे ज़्यादा पावरफुल उसके राज्य में कोई राजा न रहे, है ना। तो बस इसी तरह ये शेर शाह मतलब कि जो आपका यह हुमायूं होता है बहादुर शाह को मारना चाहता था। और बहादुर शाह थोड़ा सा कमजोर किस्म का तो नहीं कहेंगे, लेकिन ताकतवर था दोस्तों, बाद में हार जाता है, अभी हम बताएंगे। बहादुर शाह के लिए यह चढ़ाई करता है कलिंजर की लड़ाई पे, कलिंजर के अभियान पे चढ़ाई करता है और वहाँ के कलिंजर के किले को जीत तो नहीं पाता है, बहादुर शाह वहाँ से बच निकलता है। लेकिन एक अच्छा काम हो जाता है, राय सेना का किला, राय सेना का किला यह जीत जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि राय सेना का किला कब जीता गया हुमायूं द्वारा, तो बताएंगे 1531 में, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है देवरा का युद्ध। कौन सा? देवरा। देवरा कहिए इसे, या फिर बेटा देवरा कहिए इसे, या फिर कहिए आप दोहरा, दोहरिया, दोहरिया के नाम से भी इसे जानते हैं, दोहरिया, दोहरिया या फिर दोहरा, दोहरा, देवरा, दोहरिया, तीनों मतलब एक ही होता है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। देवरिया का जो युद्ध होता है बेटा 1532 में होता है, कलिंजर का 1531, और जो देवरिया का होता है ना 1532 में होता है, आप इसे याद कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें 1532 में महमूद लोदी को पराजित करते हैं हुमायूं। महमूद लोदी को जब हरा देता है, इसमें पूछा जाता है आपसे किसके साथ हुआ था देवरा का, तो बता देंगे महमूद लोदी वर्सेस हुमायूं। महमूद लोदी हारता है, हुमायूं जीत जाता है ना, ये बात बताएंगे। और पहली बार चुनार के किले मतलब कि चुनार के किले को पहली बार यह मतलब पूरे तरीके से घेर दिया था। और उस चुनार के किले में पता है आपको शेर खां रहता था, शेर खां का वो किला रहता है दोस्तों, उसको जब चारों तरफ से घेर बंदी कर देता है हुमायूं, क्योंकि हुमायूं चाहता है कि हम शेर शाह से भी लड़ाई करें और शेर शाह को हरा दें। तो शेर शाह उस समय बेटा अपने आप को कमजोर, क्योंकि आपको पता है ना पहले राजा महाराजा इस मान लीजिए यहाँ पर आ रहे हैं, इनके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें होती थी और इसमें इनकी सेना हो गई, इनके खाना पीना हो गया, मतलब हर चीज इनका इसी के अंदर होता था। और इसके बाहर यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पे हुमायूं अपना पहरा डाल दिया कि बेटा जब तुम बाहर निकलोगे इस किले से तभी तुमको मारेंगे। अगर तुम 100 दिन का खाना लेके बैठे हो अंदर तो 100 दिन तक हम यहाँ पे रहेंगे, अगर 500 दिन तक खाना लेके बैठे हो तो 500 दिन तक हम घेरा बनाए रखेंगे। अब आप ही बताओ, आपके चारों तरफ घर के अगर इस तरह कोई घेराबंदी बना देगा और आप अंदर से क्या कर लोगे भाई, एक ही गेट होगा ना, मान लीजिए 10 गेट होगा तो हर जगह 10 तोपची खड़ा कर देगा, ज्यों निकलोगे त्यों धाए धाए मारेगा भैया, लो क्या कर लोगे। अब बिल्कुल पहाड़ी पे है, मतलब ऊंचाई पे खड़ा होके, अब क्या कर लोगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि यहाँ से अब निकलना इन लोग का मतलब कि इनको सिलेंडर ही करना पड़ा लास्ट में शेर शाह को। शेर शाह लास्ट में सिलेंडर कर देते हैं, हुमायूं के पैर पकड़ लेते हैं, भैया माफ कर दो हम ऐसा नहीं करेंगे, आप हमारे एक बेटे को ले जाओ अपने सेना में शामिल कर लो। हुमायूं भी तरस खा लेता है और लेके चले उसी जगह मार देता है ना। तो इस यह नौबत नहीं आती बाद में कि 1540 में उसको देश निकाला कर दिया गया और बाद में आता है 1555 में और उसी जगह मार दिया होता। कहा जाता है ना दुश्मन कितना भी कमजोर हो उससे हमेशा चालाकी मतलब वह हमेशा सातिरता करता है, सातिर दिमाग वाला ही होता है हमेशा। अगर सोच रहे हो आप कि हमारा दुश्मन कमजोर हो गया आप, तो आपकी गलत फहमी है, कमजोर नहीं हुआ है बेटा, वह समय एक मौका ढूंढ रहा है। और इसीलिए शेर शाह मौका ढूंढते ढूंढते मतलब कलिजे पहले तो गिर गया, उसके तलवे में गिर गया और अपने बच्चे को उसके हवाले कर दिया और बाद में 2-3 लड़ाइयाँ लड़ता है, बाद में जीतता है, अभी हम बता रहे हैं आपको, है ना। और इस समय राज्यारोहण के बाद इनको जो बड़ी, एक मिनट, राज्यारोहण हो गया था ना, शेर शाह का भी हो गया था, शेर शाह का बेटा अपना वापस कर देता है। इसके बाद बेटा क्या होता है, अब यहाँ पे अब इसका जो होता है ना मन बढ़ जाता है, कहते हैं ना मन, धन की बढ़ना तो ठीक है लेकिन मन का बढ़ना नहीं ठीक है। जब धन बढ़ता है तो आदमी बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन मन जब बढ़ जाता है ना तो वह विनाश की कगार पे ले जाता है। तो बस यही इसके साथ हुआ। अब 1533 में दूसरी बार दूसरी बार बहादुर शाह की तरफ आ जाता है बेटा, मतलब दूसरी बार एक किले की तरफ मतलब कि अपना घेराबंदी कर देता है। और इस समय मेवाड़, जो मेवाड़ को अपनी शर्तों पर
मेवाड़ जो होता है दोस्तों, इस अपनी शर्तों पर मतलब कि गिर जाता है। कह लीजिए कि मेवाड़ को हारना पड़ता है, शेर बहादुर शाह के शर्तों पर गिर जाता है। और उस समय 1533 में जब दूसरी बार हुमायूं का इस तरह कांड घटता है, हुमायूं, एक मिनट रुकिएगा बेटा, तो 1533 है, 1533, हाँ ठीक है। हाँ, अब दूसरी बार दूसरी तरफ, मतलब यह घटना एक तरफ तो चल रहा था, उधर वाला छोड़िएगा, हम हुमायूं की बात बाद में करते हैं, अभी दूसरी तरफ क्या हो रहा है उसको देख लेते हैं। हुमायूं आते हैं आगे। अब 1533 से बेटा दूसरी बात, मतलब जो दूसरी तरफ है वो क्या चल रहा था, और दूसरी तरफ देखा जाए तो बहादुर शाह ने मेवाड़ को अपनी शर्तों पर संधि के लिए मजबूर कर दिया, और मेवाड़ पर उस समय सिसोदिया वंश का शासन था। किस वंश का? सिसोदिया वंश का शासन था। दूसरी तरफ वाली घटना एक चल रही है उधर से, देखिए उधर और इधर दोनों को मिलाने वाले हैं हम, ध्यान से आप चलते चलिए। वहां तक तो हो गया। जो देवरा की लड़ाई थी, देवरा के युद्ध में मोहम्मद लोदी हार गया और शेरशाह सूरी अपने बच्चे को इसके हवाले कर देता है ना, ये इतना तो ठीक है। इसके बाद 1533 में दूसरी तरफ जो घटना चल रही थी, उसमें बहादुर शाह जो होता है, जो अभी अब बताए हैं गुजरात की तरफ, जो गुजरात में पावरफुल राजा रहता है उसका नाम बहादुर शाह होता है, वह मेवाड़ को अपनी शर्तों पर संधि के लिए अपने मतलब झुका देता है, कह लीजिए मानने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, उस समय विक्रमादित्य का शासन रहता है। विक्रमादित्य बिल्कुल कम एज के होते हैं दोस्तों मेवाड़ में। तो वहाँ की जो मेवाड़ की रानी होती है, मेवाड़ की जो उस समय कह लीजिए आपके मेवाड़ की रानियां होती हैं, कह लीजिए कि रानी होती है मेवाड़ का, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है हमको बेटा, एक मिनट बता रहे हैं। देखिए फिर से देखिए, विक्रमादित्य का शासन रहता है। विक्रमादित्य बहुत कम एज का होता है। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने बेहतर तोपचे, मतलब तोपची तुर्की से मंगवा के रखे थे कि अगर इस पे हम शासन करेंगे, अगर मेवाड़ में कोई पावरफुल राजा होगा, हमसे लड़ाई करेगा भैया, तो तोपची हमारे काम देंगे और उसको उलट देंगे उसी जगह। लेकिन बाद में क्या होता है, तो जो तोपची होता है दोस्तों, तोपची का पहले नाम लिख लीजिए, ये तुर्की से आते हैं सब। इसका नाम क्या होता है, लिखिए, जो तुर्की होता है ना, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेटा, तुर्की से आए हुए होते हैं, इसका नाम होता है रमी खां। क्या नाम होता है? रमी खां। ये पूछा गया है क्वेश्चन। इस तुर्की को कौन बुलाया था, तो बता देंगे बहादुर शाह बुलाया था मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए। और मेवाड़ पे उस समय जब ये बुलाया गया था, मेवाड़ पर विक्रमादित्य का शासन होता है, जिसे हेमू बोलते हैं, हेमचंद के नाम से जानते हैं हम इसको। हेमचंद की वीडियो एक बना देंगे अलग से, ठीक है। रमी खां नाम था उसके तुर्की का, जो तुर्की से बुलाया गया था बहादुर शाह द्वारा, इसको आप याद रखेंगे। बेहतर तोपखाने से के निर्माण के लिए दोस्तों तुर्की के तोपचियों को बुलाया गया था, जिससे कि हम तोपों के सहारा लें और मेवाड़ को जीत सकें। लेकिन इसको क्या पता था कि मेवाड़ में कोई राजा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बहादुर शाह के समय, आक्रमण के समय, मेवाड़ की जो उस समय राजमाता दोस्तों कर्णावती थी। कर्णावती को डर सताने लगा कि अब अगर ऐसा कुछ हो गया, बाय द वे कोई तो है नहीं कि मुझे बचाए ना, तो वह हुमायूं को राखी भेजती हैं। तो आपसे पूछा जाता है हुमायूं को राखी कौन भेजती हैं, तो बताएंगे कर्णावती भेजती हैं। कर्णावती कहाँ की होती हैं रानी, तो बताएंगे दोस्तों मेवाड़ की रानी होती हैं। यह घटना कब घटता है, तो बताएंगे 1533 में घटता है। ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए, जब राखी भेज देती है बेटा वहाँ पे, इस तरह बहुत सारी चीज़ें लिख कर भैया लाज बचाइए, या फिर बहुत सारी चीज़ें उन पर लिखती हैं, हुमायूं को तरस आता है। ठीक है, अब अगर इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो आप कमेंट करिएगा। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हुमायूं पढ़ रहे हैं ना, तो हुमायूं के बारे में जानना है। इसके बाद अगर आपको ज़्यादा जानने हैं तो आप कमेंट करिएगा, सर इस पर एक वीडियो बनाइए, तो हम बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। अब देखिए, शेर खां को पराजित करने के लिए हुमायूं ने 1533 और 1538 ईस्वी में चुनार के किले की दूसरी बार घेराबंदी कर देता है। दूसरी बार घेराबंदी करता है। पहली बार देवरा वाले में किया था, दूसरी बार अब कर देता है। अब क्या होता है दोस्तों, 1538 में हुमायूं ने गौड़ किले पर अधिकार कर लिया। अब गौड़ किला जो था शेरशाह का, उस पर अधिकार कर लिया। अब पानी सर से ऊपर जाने लगा। अब दिमाग खराब होगा शेरशाह का। एक मिनट हम वीडियो देख लेते हैं, सही चल रहा है कि नहीं, फिर आते हैं। हाँ बेटा, अब वो गौड़ किले पे जब अधिकार कर लेता है 1538 में, शेरशाह को अब गुस्सा फूट जाता है। अब शेरशाह कहता है अब सर से ऊपर पानी जाने लगा, पानी जो है अब सर से ऊपर जाने लगा है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर से हुमायूं इस बार आता है, तीसरी बार आता है बेटा। उसको नाम देते हैं हम लोग चौसा का युद्ध, याद रखेंगे, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ, पहले जान लीजिए। 1539 में होता है, 1539 में होता है चौसा का युद्ध। इसमें क्या होता है, हुमायूं हार जाता है। अभी देखिए हुमायूं जीतता आ रहा था, अब पानी जब सर से ऊपर जाने लगा, हुमायूं को मतलब कि अब हुमायूं का घड़ी, मतलब वह घड़ी स्टार्ट हो गई। अब वही कहते हैं ना, जब आदमी नाके चने चबवा देता है तो उसे उस चने को फोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बस अब जाग चुका था शेरशाह।
शेरशाह जाग चुका था बेटा। अब शेरशाह इसको हुमायूं को फोड़ना चाहा और फोड़ दिया। जब ये हार जाता है और इसको हराने वाला शेरशाह अपना नाम शेर खां नाम रहता है पहले ना, पहले शेर खां नाम रहता है। लेकिन जब इसको हरा देता है चौसा की लड़ाई में, चौसा की लड़ाई के बाद शेर खां जो है एक अपनी उपाधि लेता है। उसका नाम क्या होता है? शेर शाह सूरी। तो याद रखेंगे, पूछा जाता है कि शेर खां का नाम शेर शाह सूरी कब पड़ा, तो बता देंगे बेटा चौसा के युद्ध के बाद 1539 में हुमायूं को हराने के बाद शेर खां ने एक उपाधि धारण की जिससे बोला गया शेर खां, शेर शाह सूरी। याद रखेंगे दोस्तों, शेर शाह सूरी याद रखेंगे। अब देखिए अब इस लड़ाई में क्या होता है, चौसा की लड़ाई में शेरशाह जब इसको दौड़ाता है मारने के लिए बेटा, तो यह भागते 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 अपने घोड़े से सीधे गंगा नदी में छलांग लगा देता है गंगा नदी में छलांग लगा देता है। और उस समय एक निजाम रहता है, निजाम जिसका नाम होता है बेटा निजाम नामक भिस्ती होता है, भिस्ती कह लीजिए या फिर मल्लाह जो नाय वगैरह खेते हैं ना, वह रहता है, वह इसकी जान बचाता है। और इस खुशी में हुमायूं जो है ना, जब इसकी जान बच जाती है कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों, एक साल बाद फिर भागेगा अभी, तो हुमायूं उसको एक दिन का मतलब आधे दिन का राजा बनाता है, एक दिन का नहीं आधे दिन का। तो आपसे पूछा जाता है हुमायूं आधे दिन का राजा किसे बनाया था, तो निजाम नामक भिस्ती को बनाया था। निजाम याद रखेंगे, निजाम नामक भिस्ती को बनाया था। भिस्ती मतलब मल्लाह हो गए जो नाव वगैरह खेते हैं, है ना, उसको बनाया था। और उस आधे दिन में निजाम क्या किया था, चमड़े का सिक्का चलाया था। बेवकूफ कहीं का, चमड़े का सिक्का चलाया था। तो आपसे पूछा जाता है बेटा कि हुमायूं जिसे आधे दिन के लिए राजपाट अपना दिया था, गद्दी संभालने के लिए दिया था, उसका नाम क्या था, तो बताएंगे निजाम नाम था। वह चमड़े का सिक्का चलाया था। बोला जाता है कि मुगल के समय चमड़े का सिक्का कौन चलाया था, तो बताएंगे निजाम चलाया था, निजाम, जो कि आधे दिन के लिए मुगलों की गद्दी संभाला हुआ था। तो अब इसको याद रखेंगे दोस्तों। अब क्या होता है, अब शेरशाह जब अपनी उपाधि शेरशाह सूरी धारण कर लेता है, तो शेरशाह सूरी अपने नाम के सिक्के को ढलवा देता है बेटा, अपने नाम के सिक्के को ढलवाता है। और खुतवा एक होता है, खुतवा पढ़वाना मतलब खुतवा पढ़वाता है। मतलब लोग होते हैं ना कि बहुत आप पार्टी मतलब कुछ जीत गए या फिर कुछ जॉब वगैरह पा जाओगे आप, तो पार्टी सार्टी करोगे ना, तो इस तरह वहाँ पे इसका कह लीजिए कि एक तरह से प्रथा था। खुतवा याद रखेंगे, खुतवा अफगान में पढ़ाया जाता है बेटा। जैसे कि हम लोग में हो गया, गीता हो गया, ये सब होता है ना हम लोग का, जिसे मानते हैं कि हम लोग का हॉली बुक, मतलब कि एक तरह से जो हम लोग का पवित्र बुक होता है ना, उसको जानते हैं ना हम लोग, गीता हो गया और बहुत सारे रामायण हो गए, ये सब बुक होते हैं ना, उसी तरह इसका खुतवा था, तो उसको पढ़वाया था, आप याद रखेंगे। अब इधर हुमायूं चिल मिला गया पूरा, अरे कैसे हार गए हम, ससुरा हमको हरा दिया ये, है ना, हम फिर जाएंगे। फिर आता है बिलग्राम का युद्ध फिर आता है बिलग्राम के युद्ध में। देखिए बिलग्राम लिख लीजिए, बिलग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ, तो बता देंगे हुमायूं और शेरशाह बेटा, शेरशाह के बीच होता है। कब होता है, तो 1540 में होता है। और इसमें बोरिया बिस्तर पूरा का पूरा समेट जाता है भैया इसका। हुमायूं देश से बाहर चला जाता है, खदेड़ दिया जाता है शेरशाह द्वारा। अब 1545 में जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, इसके ही गोदाम में बम जहां बनता है, इसका जहां फैक्ट्री होती है बम की, उसी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है बेटा बम फटने से, तो इसको बाद में पता चलता है कि जब इसकी मृत्यु हो गई तो वहां से अपना मतलब कि आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसका मन करता है फिर से चलें, फिर से राजपाट संभालें। तो याद करिए आप 15 अक्टूबर याद करिएगा इसको कि यह 1545 में मरा था, है ना, याद रखेंगे। ये पूछा जाता है शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी, 1545 में हुआ था, इसके गोदाम में बमों से आग लगने की वजह से, है ना। अब जब इसको पता चलता है हुमायूं को कि यहाँ पे इसका मृत्यु हो गया है, तब यह अपना खुशी जाहिर करता है। और दूसरी मतलब कि इसका आना मतलब कह लीजिए कि आना तय हो जाता है कि अब कोई तो है नहीं, सारे शासक खत्म हो गए, अब जो भी हैं आगरा में शासन कर रहे हैं, दिल्ली में शासन कर रहे हैं, वो बिल्कुल इसी के कह लीजिए कि वंशज हैं, अब बिल्कुल कमजोर हैं, है ना। अब उसको आता है, अब यह जब बेटा इसको पता चलता है 1545 में, लेकिन ये आता है 1555 में। तो आपसे कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि हुमायूं क्यों 1555 में आता है, इसको तो पता चल गया था 1545 में ही, लेकिन क्यों यह 1555 में आता है, तो आप जवाब देंगे बेटा कि 1555 में 1545 से लेकर 1555 तक ये अपना एक तरह से कह लीजिए कि सेना तैयार कर रहा था कि हमको जीतना है ना, वो जीतने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा था बेटा। और दिसंबर 1554 में या 1554 बेटा, दिसंबर 1554 में वह हुमायूं जो होता है, या 1555 सही था,
1555 सही है आपका, 1554-55 दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। 1554 में बेटा हुमायूं जो है पेशावर पहुंचता है, पेशावर पहुंचकर उसमें पूरा का पूरा लाहौर पर अपना अधिकार जमा लेता है और अपना सत्ता फिर से 1 साल के लिए कंटिन्यू कर देता है। आपको ये बात पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए 1556 में जब ये आता है बेटा, तो एक दिन यह काम करता रहता है, कोई काम से यह जाता है लाइब्रेरी में, किसी काम से जाता है लाइब्रेरी में बुक वगैरह पढ़ने के लिए, क्योंकि यह इसका बुक पढ़ने का बहुत मन था। एक चीज आप यहाँ से और जान लीजिए, जो मकबरा रहता है शेर शाह का सूरी का बेटा, ये कहाँ पे है, सासाराम बिहार में पड़ता है। सासाराम, सासाराम बिहार में पड़ता है ना। यहाँ से आप इसको याद कर लेंगे, पूछा जाता है बहुतों एग्जाम में कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो बता दें गाजीपुर के आगे, गाजीपुर बिहार से सटा हुआ है, तो गाजीपुर के आगे सासाराम है, बस वहीं पे है ना। यह बिहार में पड़ता है सासाराम, है ना, याद रखेंगे। अब 1556 में, 1556 मतलब 1555 से लेकर 1556 तक फिर 1 साल का शासन हुमायूं करता है। हुमायूं 1 साल का फिर शासन करता है बेटा, और इसी बीच ये बुक पढ़ने के लिए जाता है लाइब्रेरी में, और वहाँ के सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ये बेचारा गिर के अपना जान त्याग देता है। तो लोग बोलते हैं कि यह लड़खड़ाता रहा पूरी जिंदगी, एक दिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी जान चली गई, है ना। तो याद रखेंगे, यह पूरी कहानी थी हुमायूं के बारे में बेटा। अगर आपको पढ़ना होगा बहादुर शाह के बारे में, कर्णावती के बारे में और हेमचंद्र के बारे में, तो आप कमेंट करेंगे, पक्का हम आपको एक वीडियो बना देंगे। फिर उसके बाद हम अकबर पे चलेंगे, लेकिन कमेंट आना चाहिए सबका, ठीक है। कमेंट आएगा तभी हम बनाएंगे बेटा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलने वाला है ना। क्योंकि आप अगर पढ़ना चाहोगे तभी तो हम आपको पढ़ा सकते हैं, है ना। अगर नहीं पढ़ना चाहोगे तो हम कितना भी कोशिश कर लें, आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर इस तरह आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ाकर, तो आपकी भी मतलब आपके अंदर से जो लालसा है ना, जगना चाहिए पढ़ने के लिए। देखिए लालसा जब रहेगा तभी आप पढ़ पाओगे, एक तेजी होना चाहिए। डीमोटिवेट मत हुआ करिए। अगर कोई ऐसा बंदा है आपके आसपास आपको डीमोटिवेट करता है ना, आप उसे इग्नोर कर दिया करिए। आप उसकी बहानेबाजी या फिर उसके बहकावे में, या बोलता है कि भैया मत पढ़ो, पढ़ने से क्या होगा, ये सब सारी बातें बकवास की बातें होती हैं। हम तो इसे मानते हैं बकवास की बातें, ठीक है ना। आप जिस दिन बन जाओगे कुछ ना, तो वही बोलेगा ये तो एक दिन में बन गया, अरे इसके नसीब अच्छे थे। लेकिन उसको क्या पता है आप कितने दिन रात जगे हो, आप कितने रातें जगे हो, कितनी रात भूखे रहे हो, है ना। वो चैन की नींद सोता था लेकिन आप जगते थे। उसे तो यह पता है नसीब वाले को मिलता है नौकरी, लेकिन उस बंदे को यह नहीं पता है कि नसीब वाले को नहीं, मेहनत करने वाले को मिलता है, जो रातों जगता है, रातें गुजारता है, दिन रात एक करता है बेटा, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, डीमोटिवेट मत हुआ करें, अपने काम पे ध्यान दीजिए। फालतू के भाईचारे ये सब मतलब वो काम, मतलब बस सिर्फ लिमिट एक होनी चाहिए उसकी, है ना। और बाकी काम एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ। आप पढ़ाई के लिए एक टाइम फिक्स करिए, पढ़ाई करिए और डीमोटिवेट मत होइए। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये आपने सुना होगा, कहावत है। तो बस आप पढ़ाई करिए अच्छे से बेटा। और लोग बोलने को बहुत बोलते हैं, रामचंद्र जी को बोलते थे बेटा, तो आप क्या हो, है ना। तो ताना वगैरह मारते हैं लोग, लेकिन जब सक्सेस मिल जाती है ना, तो वही लोग आपके अपने बन जाते हैं। अरे कहीं कहीं से जग जाते हैं, पता नहीं चलता। अरे ये तो हमारा फलानवा, हमारा रिलेशन है, वो पा गया या नौकरी, अरे फलानवा है, मतलब रिलेशन फिर निकलने लगते हैं, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी सब पे मत ध्यान दिया करिए, अपने पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। और एक काम किया करिए, सर के लिए इस ऑनलाइन शिक्षण को आपको बढ़ाना है। आप इसके जिम्मेदार हो ना, आप बढ़ाओगे इसे, क्योंकि जिम्मेदारी आपके पास है। हमारा काम है फिर पढ़ाना, सिर्फ पढ़ाना। आपका काम है इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, हचक के शेयर करिए, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ध्यान रखिएगा सेहत का अपना, और पढ़ाई करिएगा जम के। धन्यवाद।